आज हम विज्ञान का तीसरा अध्याय पदार्थ की प्रकृति को पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम विभिन्न वस्तुएं किनसे बनी है, पदार्थ किस प्रकार समान है, क्या पदार्थों की अवस्थाएं बदली जा सकती है, पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुण जैसे जल में विलेयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, पारदर्शिता, चालकता, विसरण आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम अपने आसपास कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जैसे फल, कपड़ा, पत्थर, हवा, कुर्सी, टेबल और भी बहुत सारी वस्तुएं जो है हमारे आसपास दिखाई देती है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो मानव द्वारा बनाई जाती है और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं? तो कुछ वस्तुएं जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होती हैं, जैसे फल, पत्थर, हवा, और कुछ जो मनुष्यों द्वारा बनाई जाती है, मानव द्वारा बनाई जाती है, जैसे कपड़ा, टेबल और कुर्सी आदि हैं। अब हम यह जानेंगे कि विभिन्न वस्तुएं किन से बनी है। आप जानते हैं, आपने देखा है कि कुर्सी जो है प्लास्टिक, लकड़ी या लोहे से बनाई जा सकती है। यहाँ पर कुर्सी एक वस्तु है और जो कुर्सी प्लास्टिक, लकड़ी या लोहे से बनी है, तो ये प्लास्टिक, लकड़ी और लोहा पदार्थ हैं। इस उदाहरण में हमने देखा कि वस्तुएं किसी एक ही पदार्थ से बनी है, किंतु यह जरूरी नहीं होता कि वस्तुएं केवल एक ही पदार्थ से बनी हो। ये एक से अधिक पदार्थों से भी बनाई जा सकती है। जैसे कुर्सी को ही ले लीजिए, कुर्सी केवल लकड़ी से भी बन सकती है और वह लकड़ी और लोहे दोनों को मिलाकर भी बन सकती है। वैसे ही घर बनाने के लिए एक से अधिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट, रेत, ईंट, लोहे आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब हम सारणी को पूरा करेंगे। इसमें आपको वस्तुओं का नाम दिया गया है और वस्तु के निर्माण में लगने वाले पदार्थों को आपको लिखना है कि वस्तु कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले कॉलम में वस्तु का नाम दिया है, पहला सोडा वाटर। सोडा वाटर, उसके निर्माण में लगने वाले पदार्थ हैं नमक, शक्कर, पानी एवं कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार पेन जो है कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना है, तो आप अपने पेन को देखेंगे, वह प्लास्टिक, धातु और स्याही से मिलकर बना है। उसी प्रकार आपको आपका बस्ता, बैग कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना है, उसे आपको यहाँ पर लिखना है। वैसे ही पुस्तक और हवा से भरा फुग्गा कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना है, उसके निर्माण में कौन कौन से पदार्थ लगे हैं, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। वैसे ही आप बहुत सारे वस्तुओं का नाम यहाँ पर लिखकर उसके निर्माण में लगने वाले पदार्थों का नाम
लिख सकते हैं और इस सारणी को पूरा करना है। सारणी 3.1 को पूरा करने के बाद अब आपको यह देखना है कि उसमें कौन कौन से ठोस हैं, कौन द्रव है और कौन गैस है। उसी आधार पर आपको सारणी 3.2 को भरना है। जैसे सबसे पहला आप देखेंगे कि सोडा वाटर के निर्माण में लगने वाले पदार्थ कौन कौन से थे? नमक, शक्कर, पानी एवं कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें आप देखेंगे कि उसमें ठोस कौन सा है, तो उसमें ठोस है नमक और शक्कर। उसमें द्रव कौन सा है, तो उसमें द्रव है पानी। वैसे ही गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार आपको सारणी 3.1 को देखकर सारणी 3.2 इसी सारणी को भरना है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि पेन के निर्माण में लगने वाले पदार्थ प्लास्टिक, धातु, स्याही में से कौन ठोस है, कौन सा द्रव है और कौन गैस है? तो इसमें ठोस प्लास्टिक है और धातु है और द्रव है स्याही। आप इस सारणी को भरने के पश्चात पाएंगे कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ ठोस, द्रव या गैस 3 अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि पदार्थ किस प्रकार समान है। क्या ठोस, द्रव एवं गैसों को हम देख, स्पर्श व महसूस कर सकते हैं? इसी आधार पर आपको सारणी 3.3 को भरना है। इसमें ठोस, द्रव एवं गैस जो दिए गए हैं, उन्हें इन जो गुण दिए गए हैं, इन गुणों के आधार पर आपको जांच करना है। तो इसमें सबसे पहला गुण दिया है कि क्या आप इसे देख सकते हैं? तो क्या आप ठोस को देख सकते हैं? जैसे ठोस है लोहा, सोना, चांदी, तो क्या आप इन्हें देख सकते हैं? हाँ, तो अगर आप इन्हें देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है हाँ। वैसे ही द्रव जैसे पानी, दूध, इसे क्या आप देख सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पर आपको लिखना है हाँ। वैसे ही गैस को क्या आप देख सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पे आपको लिखना है नहीं। उसी प्रकार दूसरा, क्या आप इसे स्पर्श कर सकते हैं? तो क्या आप ठोस, शक्कर, नमक, सोना, चांदी, क्या आप इन्हें स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं? अगर आप इसे छू सकते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, और नहीं छू सकते तो आप इसको लिखेंगे नहीं। वैसे ही द्रव, पानी, तेल, दूध, इसे अगर आप छू सकते हैं तो यहाँ पर हाँ लिखना है और नहीं छू सकते तो नहीं लिखना है। वैसे ही गैस को अगर आप स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं तो हाँ लिखना है, और अगर नहीं छू पाएंगे तो इसे नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? तो अगर आप ठोस को महसूस कर सकते हैं, द्रव को महसूस कर सकते हैं या गैस को महसूस कर सकते हैं तो हाँ लिखना है, और अगर नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। सारणी भरने के पश्चात
आप देखेंगे कि ठोस तथा द्रव को देख, स्पर्श तथा महसूस कर सकते हैं। हवा को हम देख या स्पर्श तो नहीं कर सकते, किंतु महसूस कर सकते हैं। हवा की उपस्थिति का आभास हमें हवा के बहने पर होता है। अब हम यह देखेंगे कि द्रव का आकार निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। इसके लिए आपको एक ग्लास पानी लेकर उसको विभिन्न आकार के बर्तनों में डालना है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। आप देखेंगे क्या हर बर्तन का पानी जो है समान आकार का है? नहीं, हम पानी को जिस भी बर्तन में डालते हैं तो पानी उसी आकार का हो जाता है। अब अंतिम बर्तन के पानी को टेबल पर आपको उड़ेलना है। आप देखेंगे कि बर्तन का पानी बहने लगा। उड़ेलने पर पानी जो है बहता है। ऐसे ही सभी द्रवों का आकार परिवर्तनशील होता है तथा वे बहते हैं। गैसों का आकार द्रवों के समान ही परिवर्तनशील होता है एवं वे भी बहती हैं। अब हम जानेंगे कि क्या ठोस, द्रव एवं गैस स्थान घेरते हैं। तो आप देखेंगे आपके बस्ते में रखी किताबें बस्ते के रिक्त स्थान को घेरती है। जब आपने अपने बस्ते में, बैग में किताबों को नहीं रखा था तो उसमें रिक्त स्थान था। जैसे ही आपने उसमें किताबों को रख दिया, किताबों ने रिक्त स्थान को घेर लिया। उसी प्रकार बाल्टी में रखा पानी बाल्टी के अंदर का स्थान घेरता है। पहले खाली बाल्टी लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि रिक्त स्थान है, उसमें अब आपको पानी भर देना है। तो आप देखेंगे कि बाल्टी के अंदर का रिक्त स्थान उसे पानी ने घेर लिया। अतः हम कह सकते हैं कि ठोस तथा द्रव स्थान घेरते हैं। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या गैसें भी स्थान घेरती हैं। इसके लिए आपको एक गहरा बर्तन या फिर बाल्टी लेकर उसे पूरा पानी से भर देना है। अब कांच या प्लास्टिक की खाली चौड़े मुंह वाली बोतल लेना है और इसे पानी से भरे बर्तन में डुबा देना है। जब उस बोतल में पूरा पानी भर जाए तब उसे बर्तन के भीतर ही उल्टा कर धीरे धीरे पानी से इस प्रकार बाहर निकालना है कि बोतल का मुंह पानी के भीतर ही हो। अब एक रबर की पतली नली ले ले। एक पतला सा आपको पाइप लेना है। उसके एक सिरे को आपको बोतल के मुंह के अंदर घुसा देना है और दूसरे सिरे से आपको हवा डालनी है, आपको फूंक मारना है। आप देखेंगे कि हवा बुलबुलों के रूप में बोतल में प्रवेश करती है तथा बोतल में पानी का तल हवा द्वारा स्थान घेरने के कारण नीचे उतरता दिखाई देता है। आपने देखा कि हवा ने पानी के लेवल को नीचे कर दिया है। बोतल में पानी का लेवल जो है वो नीचे हो गया है।
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हवा जो है वह स्थान घेरती है। अतः गैसें भी ठोस तथा द्रव के समान स्थान घेरती है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या ठोस, द्रव एवं गैसों में भार होता है। आपने अनुभव किया होगा कि एक बड़ा पत्थर छोटे पत्थर की तुलना में अधिक भारी होता है। आप दो पत्थर ले लीजिए, एक बड़ा पत्थर लीजिए और दूसरा छोटा पत्थर, दोनों को एक ही साथ अलग अलग हाथों से उठाएंगे। आप देखेंगे कि बड़ा पत्थर जो है अधिक भारी लगता है और छोटा पत्थर कम भारी लगता है। इसका मतलब यह है कि ठोस में भार होता है। पानी से आधी भरी बाल्टी की तुलना में पूरी भरी बाल्टी अधिक भारी होती है। आपको दो समान आकार की बाल्टी लेना है। एक बाल्टी में आपको पूरा पानी भरना है और दूसरी बाल्टी में आधी पानी भरनी है। अब दोनों बाल्टियों को आपको एक साथ उठाना है। आप देखेंगे कि जो पूरी भरी बाल्टी है वह अधिक भारी लगेगी और जो आधी भरी बाल्टी है वह कम भारी लगेगी। इसका अर्थ यह है कि द्रवों में भार होता है। अब हम यह जानेंगे कि गैसों में भी भार होता है। इसके लिए आपको दो फुग्गा लेना है। दोनों फुग्गों को फुलाकर उन्हें धागों से अलग अलग बांध लेना है। अब एक पतली लकड़ी के बीच में धागा बांधकर आपको तुला बनाना है। दोनों फुग्गों को तुला के दोनों सिरों से इस प्रकार लटकाएं कि तुला संतुलित हो जाए। अब आपको एक फुग्गे की जो हवा है उसको धीरे धीरे निकालना है। जैसे ही हवा उससे बाहर निकलती जाएगी, दूसरे तरफ का जो फुग्गा होगा वह नीचे झुकता जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि फुग्गे से हवा निकलने के कारण ही फुग्गा हल्का होता गया। अतः हम यह कह सकते हैं कि हवा में भी भार होता है। अब हम सारणी बनाकर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैसों के गुणों का अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहला गुण है बहना। उसमें हम देखेंगे कि ठोस बहते नहीं है, द्रव बहते हैं और गैस भी बहती है। दूसरा गुण है आकार। ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रवों का आकार परिवर्तनशील होता है। वैसे ही गैसों का आकार भी परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है। तीसरा गुण है स्थान घेरना। तो ठोस स्थान घेरते हैं, द्रव भी स्थान घेरते हैं, गैसें भी स्थान घेरती है। यानी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ही स्थान घेरते हैं। चौथा गुण है भार। तो ठोसों में भार होता है, द्रव में भी भार होता है और गैसों में भी
भार होता है। इस प्रकार पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैसों में भार होता है।